अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं पाक फ़ौज पर होते हुए अब दहशतगर्दी के हमले, बुज़दिलाना हमले। 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। उसके बाद फिर मियाँ वाली में जो एयरफोर्स की बेस पर हमला हुआ, उसमें तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। लेकिन इन दोनों वाक़यात को, या पुलिस पर होते हुए जो हमले हैं, डेरा इस्माइल ख़ान में हों, टांक में हों, इनको ज़रा उसके पस मंज़र में देखना चाहिए। आइसोलेशन में एक-एक करके इसको फ़ायदा नहीं है देखने का। इस पर बात करते हैं। और फिर दूसरी जो मौज़ू है वो है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की वो गहरी खामोशी, जिस पर कुछ दिन पहले भी मैं गुज़ारिश कर चुका हूँ। ये क्या है, इसको भी इसके पस मंज़र में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये मैंने आज पोस्ट भी किया है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ये वो वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान की तारीख में जिसको 9 मई जैसी बगावत का सामना जिसने किया है और कामयाबी से किया है। यानी एक होता है कि आपने बाहर के दुश्मन से लड़ना है, क्या कि अपने अंदर, सोसाइटी के अपने अंदर, और फिर ये कि खुद इदारे के अंदर कुछ लोग, यानी ये इसको मतलब है उस डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड को कायम रखना, ये कमाल है जनरल आसिम मुनीर का। तो वो हारने वाला शख्स नहीं है। और ये दहशतगर्दी की इस जंग में भी पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये हारना अफोर्ड ही नहीं करती, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर, उम्मीद क्या, यकीन रखना चाहिए कि ये जंग जो है ये हमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जंग जीतेगा। लेकिन इसका एक पस मंज़र है, मैं आपसे गुजारिश करूँ और उसको मुख्तसर यानी मैं इस तरह गुजारिश कर देता हूँ कि ये 20 साल से ज़्यादा हो गया है। ये कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि आप कहिए एक मुख्तलिफ वजहों का पूरा एक लिस्ट है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे यहाँ ये जो एक अजीब लहर आ गई है कि अफ़गानियों को यानी जो निकाला जा रहा है, इस बात को समझें कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 30 साल से ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें अब गैर कानूनी कौन है, 40 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, उनके गैर कानूनियों को ढूंढना और उनको निकालना, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये मुल्कों की तारीख में कुछ छोटा ऑपरेशन नहीं है, उसको वो तवज्जो नहीं। अच्छा, उल्टा ये है कि वो अफगानी अफगानी कह के गालम गलोच और बदतमीजी का सिलसिला शुरू हो गया। जब आप अफगान को बतौर कौम एक गाली देते हैं तो ये सोचे समझे बगैर गाली दी जाती है कि हर पख्तून आखिरी नतीजे में अफगान है, वो ये समझता है कि आप उसे गाली दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको, अकील यूसुफजई मेरा दोस्त है पेशावर का, उसकी एक बात मैं हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए और आप भी इस बात को जहन में रखें कि पाकिस्तान की जो आप कहिए कि जो बाकी कौमें हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, गिलगित बल्तिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, वगैरह वगैरह, इनके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई वतन नहीं है। यानी पंजाब जो है वो इंडिया में एक, या हरियाणा वगैरह, वो पूरे इंडिया की एक बहुत छोटी उनकी, यानी वो कोई पूरा मुल्क नहीं है। अच्छा, इसी तरह से बलोची हैं, इस तरह से सिंधी हैं, इस तरह सराइकी हैं। पख्तून वाहिद कौम है जिसके पास पाकिस्तान के अलावा एक दूसरा मुल्क है, अफगानिस्तान, और वो ड्यूरेंट लाइन और सरहद का मामला आज तक सेटल नहीं है। इस बात, कितना ही कमजोर सही अफगानिस्तान, लेकिन एक मुल्क तो है ना। तो जब आप ये तौहीन आमेज गुफ्तगू के फलाने अफगानी ये हैं, ये एहसान फरामोश हैं, इस तरह करके बातें, आप किस हद तक उस फसाद में तेल छिड़कते हैं आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। खुदा के वास्ते ऐसी बातों से गुरेज करें। अगर सारे पंजाबियों को या सारे सिंधियों को कोई इस तरह कहे तो कैसा लगेगा। कराची से सीखें, सिंध से सीखें किस तरह से कराची का बड़ा दिल है, पाकिस्तान की हर कौमियत वहां बसती है, और मतलब है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो उन अमन से रहते हैं। यानी पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पंजाबी कितनी बड़ी तादाद में बसते हैं, सिंधी हैं, महाजिर हैं। ये ठीक है कि बड़ी कत्लो गारत गरी ये वो तलखी, लेकिन ओवरऑल शहर चल रहा है ना, आज भी चल रहा है, तो हमें उससे सीखना पड़ेगा। अब ये आ जाए दहशत, ये जो फौज पर हमले हो रहे हैं, ये समाजी रवैये जब हम नफरतों को भड़काएंगे, फैलाएंगे, तो उसका भी तो एक फितरी रद्द अमल होगा। ये दहशतगर्दों की मैं बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दों की हिमायत की बात कर रहा हूं। एक तरफ से दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, यानी फौज उनसे लड़ रही है, दूसरी तरफ से आप अपने ही मुल्क में, अपनी ही कौम के एक सबसे काबिल जिक्र वो हिस्सा, पख्तून हिस्सा, जिसकी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप उस पूरे तबके को अपने खिलाफ किए चले जा रहे हैं। तो इससे आप किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और किसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, ये सवाल अपने आप से पूछें। सो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उनके जो कमांडर्स हैं इस वक्त, वो एक बहुत मुश्किल और पेचीदा जंग से लड़ रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है,
کیونکہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ بدنصیبی سے ایسے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو پاکستان کی فوج پر حملوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں برطانیہ، یہاں عراق وار کے خلاف سب سے بڑا مارچ یہاں لندن میں ہوا تھا، لیکن ایک بندے نے بھی اس جو جنگ مخالف لوگ تھے انہوں نے اس وقت کی حکومت اور وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے خلاف جو کمپین چلائی تھی فوج کے خلاف انہوں نے ایک بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی کے خلاف فوجی لڑ رہے ہیں وہ اپنا فرض، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کسی سے جھگڑا ہے، خدا کے واسطے ان کا ہمیں احترام کرنا ہے، ان کے لیے ہمیں راستوں کو آسان کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا. یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے. اب آتے ہیں آگے. دیکھیے ابھی جمعہ کا روز گزرا تو اس پہ محترم نواز شریف جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں کہ انہوں نے جمعہ پڑھا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر آئیں. میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، بلکہ آپ یوں کہیے کہ افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ لوگ جو لندن میں جن کے ساتھ وہ نماز جمعہ یہاں پڑھتے تھے انہی کے ساتھ وہ ملتے تھے، وہی لوگ جا کے ان سے جاتی عمرہ میں مل رہے ہیں، وہی لوگ انہی کے ساتھ ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں. وہ تصویروں سے زیادہ مجھے ایسا لگا کہ وہ بے بسی کا اشتہار ہے. یعنی یہ کہ وہ ایک نواز شریف کے جیسے قد و قامت کا آدمی، اتنے بڑے اسٹیچر کا آدمی، اتنے سالوں کے بعد وہ پاکستان گیا ہے، وہاں تو مطلب ابھی تک ایک جیسے کہنا چاہیے ایک ہلچل ہونی چاہیے. میڈیا مطلب اسلام آباد. اچھا پھر نواز شریف ایک عوامی مزاج کا آدمی ہے، یعنی وہ 90 کی دہائی سے اگر آپ غور کرنا شروع کریں، وہ اپوزیشن میں بھی جب ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ ماڈل ٹاؤن میں جب رہا کرتے تو عوامی کچہریاں لگایا کرتے تھے. وہ تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، وہ تو لوگوں سے انتہائی ملنے کے شوقین آدمی ہیں. مشتاق احمد یوسفی کا ایک فقرہ ہے بڑا خوبصورت کہ طبیعت اتنی شرمیلی ہے کہ جب تک 100-150 آدمی سامنے نہ بیٹھا ہو بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. خوبصورت فقرہ. تو نواز شریف پر صادق آتا ہے کہ وہ تو جتنا موجمع ہوگا نواز شریف اور کھلتا ہے، جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا نواز شریف کے اندر اور انرجی آتی ہے. وہ تو ایک عوام میں رہنے والا بات کرنے والا آدمی ہے. اور وہ یعنی ابھی تک تو جو پاکستان میں مطلب ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جاتی عمرے میں جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں وہ میرے جیسے جوکر بونے تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ تصویریں، یعنی یہ نواز شریف کا اسٹیچر نہیں ہے. پاکستان میں ایک سے ایک بڑا اینکر پرسن بیٹھا ہوا ہے، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کو محفلیں سجیں، اسلام آباد میں سجیں، لاہور میں سجیں، پریس بریفنگ ہو، پریس ٹاک ہو، وہ بیٹھ کے بات کرے. یعنی کوئی چیمبر آف کامرس کے لوگ جا کے مل رہے ہیں، صنعت کاروں کا وفد جا کے مل رہا ہے، کوئی ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لوگ جا کے اس کو مل رہے ہیں، کوئی یعنی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جا کے مل رہے ہیں، اپنی پارٹی کی یعنی جو ایم پی ایز ایم این ایز اس طرح کے لوگ جا کے ملے. ایکٹیویٹی، ہلچل، کوئی آگے الیکشن کمپین آ رہی ہے تو وہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ وہ نظر ہی نہیں آ رہی اس حد تک کہ یعنی کل میں جھلا کے میں نے یہ پوسٹ ہی کر دی کہ اگر نواز شریف اور مریم نواز سے یہ عرض ہے کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے وزیر اعظم کسی بھی وجہ سے نہیں بننا یا وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار نہیں ہے تو پھر اعلان کر دیں. اور جس کو یہ شوق ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننا ہے وہ اپنا چہرہ لے کے چلا جائے لوگوں کے پاس، ووٹ لے کر آ جائے. یعنی یہ تو اپنے ہی ووٹر کے ساتھ دھوکا. یعنی اس حد تک وہ ایک عجیب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک سیاسی اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرنی، ملاقاتوں سے پبلک سے پرہیز. یہ تو نواز شریف نہیں ہے، یہ تو مریم نواز نہیں ہے. اچھا اب آ جائیے کہ یہ جو اظہار ہے کہ جب اس ایک خاموشی جب ہوگی اس طرح کی اور ایک طرح کا لگے گا کوئی بڑا صحافی، کوئی بڑی ایکٹیویٹی جب نہیں ہوگی تو ظاہر چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں. اچھا چہمہ گوئیوں میں جب ہوتی ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ وہ شہباز شریف فارمولہ، نواز شریف فارمولہ یہ اگینسٹ ہے. اس کا بھی ایک پس منظر میں مختصر الفاظ میں بیان کر دوں. ایک ہے وہ اپروچ، یہ بالکل درست ہے نواز شریف اور مریم نواز کی اپروچ، عوامی اگریسو. یہ بالکل درست ہے کہ جیسے ابھی ریسنٹ پاس میں 18 جولائی کو اگر نواز شریف اور مریم نواز اگریسو ہو کے پاکستان واپس نہ جاتے اور مریم نواز نے اس سے آج جبر کے دور میں اب دلیری سے باہر نکل کے آواز نہ اٹھائی ہوتی تو نہ تو مسلم لیگ نون کو پچھلی الیکشن میں اتنی نشستیں مل پاتی ہیں قومی اسمبلی میں یا باقی، اور نہ ہی عمران خان کے خوف اور جبر کا وہ جو ہے سایہ ٹوٹتا. یہ بالکل درست بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی درست ہے کہ نواز شریف جب فائنلی جیل میں تھے اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ذرا تھوڑی ماند پڑ گئی تھیں اور وہ معاملہ تو اس وقت پاکستان سے نکالنے میں وہ شہباز شریف اگر نہ ہوتا تو وہ نکلنا پھر اتنا آسان نہ ہوتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگریسو اپروچ، عوامی اپروچ، نواز شریف کا جو ایک گرجنا اور برسنا ہے، مریم نواز کی بہادری، دلیری، یہ بالکل اپنی جگہ، اس کے بغیر سیاست نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف پاکستان جیسے ملک میں یہ بھی درست ہے کہ شہباز شریف کا ایک یعنی پریگمیٹزم وہ بھی ضروری. ان دونوں بھائیوں کا یہ طویل سفر ہے وہ اسی وجہ سے کامیاب ہے کہ ان کے ہاں یہ دونوں یعنی لاجک اور ایموشن دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں.
लॉजिक आगे आती है इमोशन, और इमोशन लाइफ पूरी इस पर बैलेंस होती है। जहां लॉजिक ज्यादा आ जाए, इमोशन बिल्कुल पीछे चला जाए, वो ड्राई हो जाता है। जहां इमोशन ही इमोशन हो, लॉजिक ना हो, वो फिर इमरान खान हो जाता है। तो ये बैलेंस इन दोनों भाइयों का है, और लेकिन इसको बैलेंस रहना चाहिए। यानी अब ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा, दूसरी बात है कि शेर गरजता वो अच्छा लगता है। शेर जो है वो अगर इस तरह से यानी उसको जेब नहीं देता कि वो बिल्कुल ही खबर। अभी एक खबर नज़र से गुजरी है, अल्लाह करे सच हो, के मानसरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं नवाज शरीफ। बहुत अच्छी बात है, मामला आगे बढ़े। और दूसरी बात यह कि जो अटैकर होता है, यानी जो फाइटर होता है, वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने बेसिकली को एस्टैब्लिशमेंट पे फाइट कर देनी है या अदलिया से फाइट कर देनी है। गुर्बत है सबसे बड़ा अज़ाब, उस पर अटैक करें, महंगाई पर अटैक करें, बेरोजगारी पर अटैक करें। अवामी मसाइल तो देखिए ये है, बाकी तो है तमाशा। अवामी मसाइल ये हैं, तो आप एग्रेसिव अप्रोच लेते हुए अवामी मसाइल को एड्रेस करते हैं। और माजी में जिन लोगों ने ये तबाही की है, उनका जिक्र करना को गुस्ताखी बेअदबी नहीं होती, वो एक याद दहानी होती है कि दोबारा ये ना हो। ये मेरी गुजारिश है। मैं बात का अख्तिताम बिलॉग का इस बात पे करता हूं कि इस वक्त ये सोचना कि नवाज शरीफ से ये कोई तवक्को कर रहा है या ये कि वो हमलावर हो जाएं, ये कुछ तमाशा देखने वालों, तबाही का तमाशा देखने वालों की ख्वाहिश हो सकती है। कोई भी माकूल आदमी, मामूली सी समझ बूझ रखने वाला आदमी, वो इस वक्त जबकि पाकिस्तान हमलों की जद में है, पाक फौज पर हमले हो रहे हैं। देखें, फौज एक इंसानों का इदारा है, खता से पाक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनसे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है, उनसे आईनी जहाँ वो उनकी प्रेजेंस है, और वो इख्तलाफ अब जगह जगह उसका इजहार खुलेआम हो रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त आप उन पर हमलावर हो जाएं जबकि दहशतगर्द उन पर अटैक में है। तो सियासी इख्तलाफ अपनी जगह। इस वक्त हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान की आइसोलेशन। ये हैं वो चीज़ें। और यानी बाहर निकल के सियासी मुहिम चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मज़ीद फसाद को यानी हवा देनी है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से मैं दोबारा से गुजारिश कर दूं कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी। देखें, पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो कम से कम जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, वो तो खुल के ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल यानी रैलीज़ की हिफाजत करेंगे, जलसों की हिफाजत करेंगे, या खुद पर होते हुए अटैक्स का जवाब देंगे, अपनी हिफाजत करेंगे। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि ये जो दहशतगर्द हमले जो इस वक्त हो रहे हैं फ़ौज पर, बाकी इन्होंने पहले ये था कि हम सिविलियन आबादी पर हमला नहीं करेंगे, जो उस तरह के सिविलियन आबादियों पर हमले नहीं हो रहे। लेकिन इंतखाबी मुहिम जब शुरू होगी तो उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम में वो लोग जो हुकूमत में आएंगे या हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं, उन पर यकीनन उनके इरादे हैं को अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों ने 3 शख्सियात, बल्कि जिन शख्सियात का नाम लेकर बाकायदा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है कि इनकी जान और सलामती को संगीन खतरात लाक हैं। उनमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं। तो ये हकीकी ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। ये हमले जो फ़ौज पर हो रहे हैं, पुलिस पर हो रहे हैं, ये हमले सियासतदानों पर भी हो सकते हैं। ये एक बहुत रियल थ्रेट है। खुदा के वास्ते इसमें इस वक्त कोई बहादुरी नहीं है कि आप बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के ऐसे खड़े हो जाएं लोगों के सामने। ये इस वक्त अट मोस्ट प्रोटेक्शन और केयर की इस वक्त हमें ज़रूरत है। इस वक्त किसी नई साजिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक हो जाएं तो सारी की सारी मुश्किलात डर जाएंगे, मसला ही कोई नहीं। आपस में ही लड़ते रहे तो बाहर वाले हम पे मेहरबान नहीं होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।